स्वागत है दोस्तों आप सभी का थर्ड वीक के लेक्चर्स में। और इससे पहले जो हमने पढ़ा है 2 वीक में क्या क्या पढ़ा है, एक क्विक रिवीजन ले लेते हैं उसका, ताकि हमें याद रहे और इस लेक्चर को आप अच्छे से समझ पाओ। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था कि कार्डियोवास्कुलर सिस्टम क्या है और सर्कुलेटरी सिस्टम्स क्या है। तो आई थिंक सब कुछ समझ में आया होगा। और एक क्विक रिवीजन ले लेते हैं, जैसे कि ब्लड कैसे कैसे हमारी बॉडी में दौड़ता है। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, सबसे पहले ब्लड सुपीरियर वेना कावा एंड इंफीरियर वेना कावा से आएगा। उसके बाद राइट एट्रियम में जाएगा, ट्राइकस्पिड वाल्व के थ्रू राइट वेंट्रिकल में चला जाएगा, देन पल्मोनरी वाल्व के थ्रू पल्मोनरी आर्टरी में, एंड देन लंग्स में चला जाएगा। ऐसे ही एक ये सर्किट बन जाएगा। और लंग से फिर लेफ्ट एट्रियम में थ्रू अरोटा, ठीक है, देन रेस्ट ऑफ द बॉडी। ये एक सर्कुलेशन था जो मैंने आपको पॉइंटर की वजह से समझाया था। और ये 2 टाइप का सिस्टम होता है। सिस्टेमेटिक सर्कुलेशन मीन्स हमारे ऑर्गन्स में कैसे कैसे सर्कुलेट करता है। अरोटा के थ्रू, आप लोगों को पता होगा अरोटा के थ्रू जाता है। एंड दूसरा था पल्मोनरी सर्कुलेशन जैसा कि मैंने आपको लोगों को बताया था, जहाँ पे पल्मोनरी वर्ड आ जाता है वहाँ लंग्स में ये सर्कुलेट करता है। और पल्मोनरी वर्ड पार्टिकुलरली लंग से ही रिलेटेड है। अच्छा, एक बात और मैं आई थिंक बताना भूल गया था पिछले लेक्चर में, ये था कि ये हार्ट है ना जो अपना, तो हार्ट है ना ये जो पंप कैसे करता है, और या इसको बोलते हैं कि हार्ट रेट ना कैसे मेंटेन रहती है। तो सबसे पहले जैसे कि ना ये आप लोगों को नर्व सिस्टम में आगे बता दिया जाएगा, बट आप लोगों को थोड़ा सा याद हो जाए कि सबसे पहले ब्रेन से ना, ब्रेन में भी एक मेडुला होता है। अगर पर्टिकुलरली हार्ट रेट की बात करें तो इस मेडुला के थ्रू ये नर्व्स निकलती हैं, और ये नर्व्स जाएंगी एसए नोड, एवी नोड, बंडल ऑफ हिज एंड परकंजी फाइबर, ये जो आपको लोगों को बताया था, नाम तो याद ही होगा। तो ऐसे ही एक ब्रेन से सिग्नल जाएगा, तो जिसको एट्रियम एंड वेंट्रिकल को ये कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स करेंगे, जिससे कि अपनी हार्ट रेट बीट करती रहती है। तो ये सिग्नल कैसे भेजते हैं, इसमें ना 2 चीज़ें याद रखने वाली है अभी के लिए। एक सिंपैथिक कार्डियक नर्व है और एक पैरासिम्पैथिक वेग नर्व, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसको सिंपैथिक नर्व एंड पैरासिम्पैथिक नर्व। तो सिंपैथिक नर्व एक स्लो करेगी एंड एक फास्ट करेगी, इन दोनों नर्व में से। तो इसको याद कैसे रखेंगे हम, बेसिकली ये दोनों नर्व है ना जो एक ये हार्मोन छोड़ती है, वो क्या हार्मोन छोड़ती है उसका नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं है। तो वो हार्मोन ही हार्ट रेट को रेगुलेट करता है। रेगुलेट मीन्स स्लो या तेज करवाता है। तो जैसे कि सिंपैथिक नर्व है ये तेज करेगी, इसको याद ऐसे रखेंगे, एस से स्पीड, सिंपैथिक है ना, तो सिंपैथिक जब सिग्नल देगी तो हार्ट रेट हमारा स्पीड से हार्ट बीट बढ़ा देगा। एंड पैरासिम्पैथिक की बात करेंगे तो पैरासिम्पैथिक मीन पी आया ना, पी वर्ड आया ना पैरासिम्पैथिक में, तो पी मीन पकड़ के रखेगा। तो ये हार्ट को स्लो करने में मदद करती है। और इसमें एस से नोड, ए वी नोड ये भी बताया होगा। एक क्वेश्चन 1 नंबर का या एमसीक्यू ये भी आ सकता है कि पेस मेकर किसे बोलते हैं, तो एस से नोड को हम पेस मेकर बोलते हैं। बस इतना सा याद रखने की ज़रूरत है। तो आज के लेक्चर में हम रेस्पिरेटरी सिस्टम्स को पढ़ेंगे। आज का मीन वीक 3 में रेस्पिरेटरी सिस्टम ही मेन था। तो आई थिंक आप लोगों का एक क्विक रिवीजन भी हो गया होगा। एंड जो एक 2 पॉइंट रह गया था तो मैंने इस वीडियो में कवर भी कर दिया है। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या क्या पढ़ना है, तो सबसे पहले इसका ओवरव्यू, क्या क्या कंपोनेंट हैं या क्या क्या पार्ट्स के नाम हैं। और रेस्पिरेटरी पैसेज 2 टाइप का होता है, कंडक्टिव जोन्स एंड एक रेस्पिरेटरी जोन। देन रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन एंड ब्रीफ ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन। एंड इसके बाद मैकेनिक्स ऑफ ब्रीथिंग। तो सबसे पहले ये डिस्कस करेंगे, ये 1 दिन के लेक्चर थे। एंड जब ये डिस्कस कर लेंगे तो अगले और ऐसे ही मैंने एक समरी बनाई हुई है,
तो क्या क्या आगे पढ़ेंगे वो आगे बता देंगे। सो अकॉर्डिंग टू सिलेबस तो रेस्पिरेटरी सिस्टम्स का ओवरव्यू है। इसको हम ना दो पार्ट में बांटते हैं। सबसे पहला बोला जाता है कंडक्टिव जोन्स एंड दूसरा बोला जाता है रेस्पिरेटरी जोन। कंडक्टिव जोन में मीन्स जो हवा को अंदर लेके जाता है फेफड़ों तक, बस उसी को ही कंडक्टिव जोन बोलते हैं। एंड रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट्स या रेस्पिरेटरी जोन उसको बोलते हैं जहाँ पर ये गैसें एक्सचेंजेज होती है। गैसें मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, जो कि आरबीसी कलेक्ट करता है। तो कंडक्टिव जोन्स क्या हुआ, जो हवा को फेफड़ों तक लेके जाता है, बस उसको कंडक्टिव जोन बोलते हैं। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट्स या रेस्पिरेटरी जोन जहाँ पर गैसें एक्सचेंज होती हैं उसको रेस्पिरेटरी जोन बोला जाता है। अब कंडक्टिव जोन्स में जो जो पार्ट आता है, एक क्वेश्चन भी आ सकता है कि कंडक्टिव जोन्स के पार्ट्स क्या क्या हैं। तो उसमें सबसे पहले आएगा नोज, अपना नाक है। तो देन उसके बाद फायरनेक्स, जैसे ये स्क्रीन पर आप देख पा रहे हो, देन लायनेक्स, देन ट्रैचिया, देन ब्रंकोली, देन प्राइमरी ब्रंकोली बोलते हैं। तो ये तो है कंडक्टिव जोन के पार्ट। बस ये 5 चीज़ें याद रखने वाली बात है। नोज, फायरनेक्स, लायनेक्स, ट्रैचिया एंड प्राइमरी ब्रोंकस या ब्रोंकोली बोलते हैं। ब्रोंकस है ये है कि 2 होती हैं तो उसको लाइक प्लूरल वर्ड बना देते हैं, घबराने की कोई बात नहीं है। एंड उसके बाद रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट्स में क्या आ जाता है, उसको बोलते हैं हम ब्रोंकोल्स, एलोवियलिस एंड एलोवियलिस डक्ट्स। बस यही 3 चीज़ें आती हैं इसमें। वैसे ज़्यादा डीप में जाएंगे तो और भी है, बस ये 3 चीज़ें ही आती हैं, यही हमें लिखना है। एंड जैसे डीप में जाएंगे तो रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन भी है, हालांकि ये आएगी और ये बता भी देंगे हम। तो ये था एक ओवरव्यू। तो आगे फंक्शन क्या है रेस्पिरेटरी सिस्टम के, तो मेन 5 फंक्शन है, ये याद रखने वाली चीज़ है। सबसे पहले हम स्मेल कर सकते हैं तो स्मेलिंग, दूसरा वॉइस प्रोड्यूस होती है, तीसरा प्रोटेक्ट फ्रॉम बैक्टीरिया, बैक्टीरिया से प्रोटेक्ट करता है ये, मतलब हमारे नाक में ना जो झिल्ली होती है एंड नाक हमारा एसी की तरह काम भी करता है। चौथा फंक्शन ये भी है कि ह्यूमिडिटी, कंट्रोल द ह्यूमिडिटी ऑफ द एयर, ठीक है। एंड पांचवा मेन फंक्शन है एक्सचेंज ऑफ गैसेज। तो ये याद रखने वाली बात है। जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो ना, एक्सचेंज ऑफ गैसेज, ये गैसें एक्सचेंज कैसे होती हैं ये मैं अभी आगे बता दूंगा। सबसे पहले मैं ओवरव्यू दे देता हूँ कि ये हवा कैसे आती है और कहाँ तक कैसे ट्रैवल करती है, उसके बाद एक्सचेंज समझेंगे हम। तो हम सांस कैसे लेते हैं ना, लेट मी चेंज माय पॉइंटर कलर, आज ब्लू रख लेते हैं। तो जैसे कि इन्वायरमेंट, ये इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट की एयर हमारे नोज के थ्रू, नेसल कैविटी के थ्रू यहाँ पे आ गई, फेरेंक्स, यहाँ पे लेरेंक्स, और ये ट्रैचिया या ट्रैक्ट भी बोलते हैं, इसके थ्रू होते हुए, और यहाँ से ये बड़ी व्यू यहाँ पे दी गई है, ठीक है। तो इसके थ्रू ये जो मोटी सी पाइप सी दिख रही है ना, ये हाँ यही वेन ही है। तो इसके थ्रू यहाँ से होती हुई इसके अंदर जो ये एरो मार्क्स दिखाए गए हैं ना, यहाँ से, एंड यहाँ पे एक्सचेंज, यहाँ पे एक्सचेंज, ये पॉइंटर दिख रहा है, यहाँ पे एक्सचेंज हो रही है। और इसका बड़ा छोटा सा व्यू यहाँ पर भी दिया है, ये एक्सचेंज कैसे होती है। तो एक ओवरव्यू आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि गैसेज और लाइक गैसेज मीन कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन कैसे ट्रैवल करती हैं अपने सिस्टम में। अब ये एक्सचेंज कैसे होती है, सबसे पहले इसको भी हम देख लेते हैं। सबसे पहले हवा यहाँ से आई, इसके थ्रू नाम आपको याद रखना पड़ेगा ये कि इन्वायरमेंट एयर, मैं हिंदी में बता देता हूँ कि इन्वायरमेंट की एयर हमारे नाक के थ्रू फेरेंक्स, लैरेंक्स एंड ट्रैचिया के थ्रू होती हुई लेफ्ट लंग्स में जाएगी, और लेफ्ट लंग्स में जो कि एलोवोइल है वहाँ पर, तो वहाँ पर कैपिलरीज का एक जाल सा बना है, तो उस जाल में गैसें एक्सचेंज हो जाती हैं। बस इतना सा लिखना है आप लोगों को, एंड इसमें कोई भी कमी नहीं है। लाइक अगर ये आंसर आप लिखोगे तो कि रेस्पिरेटरी सिस्टम हाउ इज कंडक्टिव सिस्टम वर्क, तो कंडक्टिव सिस्टम लाइक फेफड़ों तक लेके आ गया, ठीक है। एंड हाउ गैस इज एक्सचेंज, अब एक्सचेंज कैसे, कैपिलरीज पता है ना आप लोगों को, जैसे जो हार्ट वाले पार्ट में मैंने पढ़ाया था कि
कैपिलरीज का काम होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेज, ठीक है। एंड वेन का काम है हार्ट की तरफ ब्लड को लेके आना, एंड इसका आर्टरी का काम है हार्ट से दूर लेके जाना। चेंज होती है जैसे कि अभी बताया था ना कि यहाँ से जब एयर आएगी तो ये एलोविल सैक मीन्स ये थैली है, ये थैली सी है। यहाँ पे कैपिलरीज है ना, जो उसमें बताया था ना, सुपीरियर वेना कोवा इन्फीरियर वेना कोवा के थ्रू पल्मोनरी वेन्स, ये वेन से आ रही है, सॉरी ये पल्मोनरी हार्ट से आ रही है, पल्मोनरी वेन्स एंड पल्मोनरी एंड आर्टरी वेन्स। और ये यहाँ पे ये दोनों में ना यहाँ पे कैपिलरीज में जुड़ जाती हैं, ठीक है। इन कैपिलरीज में क्या होता है कि एक साइड यहाँ पे देखना भी स्क्रीन पे, एक साइड तो दौड़ता है ब्लड और दूसरे साइड दौड़ेगा ये जो अपनी एयर रहेगी। तो इन दोनों में एक पतली सी झिल्ली रहती है इन दोनों के बीच में ना, वो आगे मैं स्क्रीन पे बताऊंगा। तो आई थिंक यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा कि हवा आई और कहाँ तक ये एक्सचेंज हो रही है। बाकी एक्सचेंज कैसे होंगी मैं आगे बता देता हूँ। सो गैसेज कैसे एक्सचेंज करती है, जैसे कि ये रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन है, आप देख पा रहे होंगे। तो एक साइड तो ब्लड दौड़ता है और एक साइड में जो एयर दौड़ती है, और इन दोनों के बीच में ना एक पतली सी झिल्ली क्या लाइक एक दूसरे के ऊपर रखी रहती है, जैसे अपनी चाय छानने वाली छलनी होती है ना, ऐसे ही ये वायर मेश होते हैं, वैसे ही ये कैपिलरीज मेश होती हैं, जैसे कि आप डायग्राम में देख भी पा रहे हैं। तो बेसिकली इसमें 3 टाइप की झिल्ली होती है, या मेम्ब्रेन बोल सकते हैं, या लेयर बोलते हैं इनको रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन में। तो ये 3 ही याद रखना है हमें। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इन 3 लेयर के नाम है। पहला तो जैसे ये नंबरिंग भी डाली हुई है, पहला फ्लूइड एंड सर्फेक्टेंट लेयर, दूसरा एल्वियोलर एपिथेलियम एंड तीसरा एपिथेलियल बेसमेंट मेम्ब्रेन। एक्चुअली ये जो 3 ऐसे मतलब एक झिल्ली टाइप की बनी हुई है, लाइक एक दूसरे के ऊपर रखी हुई है, इनके थ्रू ही ब्लड, एक साइड से तो ब्लड जा रहा है और एक साइड से ऑक्सीजन या इन्वायरमेंटल एयर आप बोल सकते हो, जैसे कि समरी ऑफ गैसेज एक्सचेंज जैसे डायग्राम में दिखाया गया है। तो इनमें से ये जो झिल्ली वाली लेयर एंड ये जो 3 लेयर है ना, इनमें से क्या है, जो ब्लड जा रहा है ना, आरबीसी जिसको रेड ब्लड सेल या हेमोग्लोबिन बोलते हैं, वो ऑक्सीजन को यहाँ से उठा के लेके जाता है एंड कार्बन डाइऑक्साइड को वापस कैपिलरी में भेज देता है। बस इतना सा जानने की ज़रूरत है ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। और नेक्स्ट इसमें क्या है, नेक्स्ट जो कि अगले दिन का लेक्चर था, तो आगे 3 टॉपिक और बचे हैं हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में, जो कि है रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन, मैकेनिक्स ऑफ ब्रीथिंग, स्पायरोमेट्री में जो ग्राफ सा दिखाया था ना, उसमें लंग्स वॉल्यूम, कैपेसिटी, ये सब कुछ बताया था। तो आगे देखेंगे हम। अब ये हमारा पहला टॉपिक जो कि रेगुलेशंस ऑफ रेस्पिरेशन है, ये काम कैसे करता है। आप लोगों को पता है जो फेफड़े हैं हमारे थोरियासिक केज के अंदर रहते हैं। अब वो केज कैसे काम करता है, जैसे आप फिगर में देख पा रहे हो, यहाँ पे एक जैसे बाल्टी का कड़ा होता है ना, जिससे बाल्टी पकड़ते हैं, ऐसे वो झूलता है। तो वैसे ही हमारा केज है, या पसली है हमारे जो स्टर्नम से जुड़ी होती है, वैसे ही जब हवा अंदर जाती है फेफड़ों के तो फेफड़े फूल जाते हैं, ठीक है। और फूल जाते हैं तो केज भी फूलेगा। तो ऐसा ही है, वो मैकेनिज्म बताया गया है इसमें, कैसे बताया गया है। और केज है जो दूसरी साइड से जुड़ा हुआ है, और दूसरी साइड से ये जो केज है थोरिया की केज, ये जुड़ा हुआ है वर्टिब्रा कॉलम से, ठीक है। जैसे कि अपना हैंड पंप वाला स्टाइल बताया गया है इसमें। तो हैंड पंप जैसे काम करता है ना, वैसे ही ये वर्टिब्रा में अपनी पसलियाँ काम करती है। बस इतना सा बताया था। और जैसे कि फेफड़े कैसे अंदर रहते हैं थोरिया की केज के अंदर, ये आप फिगर में देख पा रहे हैं। तो बस इतना सा जानने की ज़रूरत है। और इनसे भी ऊपर मसल्स इनको ढकी रहती है ना, तो मसल्स ऐसे काम करती हैं। इसमें ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। चेस्ट वॉल मसल्स जो लिखा हुआ है, तो इसमें बताया है कि सबसे पहले फेफड़े केज के अंदर है ना, केज कैसे काम करेगा और केज के ऊपर मसल्स रहती हैं ऐसे। ये टॉपिक भी क्लियर है। अब आ जाता है स्पायरोमीटर। स्पायरोमीटर क्या होता है, स्पायरोमीटर क्या होता है, इसमें बेसिकली ना 3 टर्म हमें याद रखनी है, स्पायरोमेट्री, स्पायरोमीटर एंड स्पायरोग्राफ,
ठीक है। तो सबसे पहले स्पायरोमेट्री क्या होती है, हिंदी में बता देता हूँ मैं। जो कॉमन ब्रीदिंग टेस्ट होता है ना, या लंग्स फंक्शन टेस्ट, उसको ही स्पायरोमेट्री बोलते हैं। और स्पायरोमीटर, अब जिस मीटर से इसको हम जांच करते हैं उसको स्पायरोमीटर बोलते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो ना, ये स्पायरोमीटर है। यहाँ से फूंक मारेगा बंदा और ये ग्राफ मतलब ग्राफ आएगा एक ऐसे ना, जैसे सांस लेंगे या सांस बाहर निकालेंगे, ऐसे इस मशीन में ना एक ग्राफ आ जाएगा। एंड तीसरा है स्पायरोग्राफ, जिसकी हम बात कर रहे हैं। जो ग्राफ या जो रिजल्ट आता है इस मशीन में, उसको ही स्पायरोग्राफ बोला जाता है। तो आई थिंक ये तीनों टर्मिनोलॉजी अभी आपको कंफर्म एंड याद भी होगी। तो सबसे पहले स्पायरोमेट्री क्या थी कि कॉमन ब्रीदिंग टेस्ट या पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट भी बोलते हैं। ठीक है, पल्मोनरी बताया था ना वर्ड, जब जहाँ भी पल्मोनरी आ जाएगा तो लंग से रिलेटेड होगा वो। ठीक है। एंड स्पायरोमीटर मीन्स जो इस मीटर से ये नापते हैं, स्पायरोमीटर। एंड स्पायरोग्राफ, जो भी रिजल्ट आएगा उस ग्राफ में, जो कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, ठीक है, उससे स्पायरोग्राफ बोलते हैं या ग्राम भी बोलते हैं। ठीक है। अब यहाँ से भी एक क्वेश्चन हर साल पक्का आता है, क्योंकि मैंने जो पता किया था, सर्वे किया था मैंने भी, तो इसमें से भी एक क्वेश्चन पक्का आता है। और इस पूरे सिस्टम में से तो कम से कम 6 या 7 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो आई थिंक जो अब तक पढ़ा है वो क्लियर हो ही गया होगा। तो स्पायरोग्राम में या स्पायरोग्राफ भी बोलते हैं, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो इसमें हम ये अलग अलग टर्म है, जैसे कि टाइडल वॉल्यूम क्या होता है। ठीक है, तो ये मैं अभी अच्छे से बता देता हूँ आपको। तो अपना लास्ट टॉपिक है स्पायरोमेट्री में ना, जो स्पायरोग्राम या स्पायरोग्राफ क्या होता है उसके बारे में अभी समझ लेते हैं। तो जैसे कि स्पायरोमीटर होता है, जो किसी भी एथलीट्स या फिर पेशेंट्स को लगा देते हैं मतलब वो मुंह से सांस लेते हैं उसमें। तो जब वो सांस लेते हैं ना, तो ये ऐसा ग्राफ आता है। ठीक है, लाइक वो मैंने ही लगाया, मान लो आपने मुंह में लगा लिया, तो मैं जब सांस लूँगा और छोड़ूंगा ना, ऐसा ग्राफ बनेगा। तो ठीक है, ये वही ग्राफ है। और ये किस लिए होता है, ये एसेस करने के लिए होता है कि लंग्स कैपेसिटी को, था ना स्पायरोमेट्री क्या काम आती है, किसी की लंग्स कैपेसिटी को या पल्मोनरी वॉल्यूम को जानने के लिए। ठीक है, तो उस डॉक्टर एंड कोचेज अपने प्लेयर एंड पेशेंट्स, डॉक्टर हैं जो, उनकी कंडीशन का पता लगा सकते हैं, लंग्स की कंडीशन का। ठीक है, इतना आया समझ में आप लोगों को? गुड। तो नेक्स्ट अभी लाइक वो जो स्पायरोमीटर में ये लगाया है, तो नॉर्मल ब्रीदिंग चल रही है। ठीक है, ये जो ब्रीदिंग आप देख रहे हो स्क्रीन पे, इस ब्रीदिंग में एक बार ऊपर जा रहा है ग्राफ, एक बार नीचे। ठीक है, तो इसी को ही टाइडल वॉल्यूम बोला जाता है। दैट्स ऑल्सो सिंपल, है ना। तो टाइडल वॉल्यूम किसको बोला जाता है, इसकी डेफिनेशन कैसे लिखेंगे अगर आ गया तो एग्जाम में, तो द अमाउंट ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड विद इन ईच नॉर्मल ब्रीथ, मतलब जितनी हम हवा लेते हैं एंड छोड़ते हैं नॉर्मल ब्रीदिंग में। डेफिनेशन टाइडल वॉल्यूम की है, जितनी हम हवा अंदर लेते हैं एंड छोड़ते हैं उसको ही टाइडल वॉल्यूम बोला जाता है। आई थिंक एक चीज़ आपको क्लियर हो गई, टाइडल वॉल्यूम। गुड। अब इसी से चलते हैं, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या है, आप लोगों को दिख रहा होगा यहाँ से यहाँ के बीच को, ये तो क्लियरली दिख रहा है। अब इसको डेफिनेशन में कैसे डालेंगे हम, तो इसमें आपको क्लियर दिख रहा है कि टाइडल वॉल्यूम से ऊपर वाला पोर्शन है ना, जो इंस्पायरेटरी, इंस्पायर मतलब हवा अंदर खींचना, ठीक है, और एक्सपायरेटरी मतलब हवा बाहर निकालना। ठीक है ना, आप लोगों को समझ में आया इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन क्या है? तो ये इंस्पायरेशन मीन सांस अंदर खींचना, एक्सपायरेशन मीन बाहर निकालना। तो यहाँ पे इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या है, ये तो दिखाई दिया था कि ये इसके ऊपर का है, बट इसको डेफिनेशन आ गई तो कैसे लिखेंगे हम? ग्राफ से बिल्कुल सिंपल समझ में आ रहा है कि मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी इंस्पायर्ड फ्रॉम ईच इंस्पायरेटरी पोजीशन। अब ये है, ये इंस्पायरेटरी पोजीशन है ऊपर वाला टाइडल वॉल्यूम है, और ये एक्सपायरेटरी पोजीशन है नीचे वाली, और ये इंस्पायरेटरी पोजीशन है ऊपर वाली जो मैंने एरो मार्क लगाया। तो इसमें क्या बोला है कि मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी इंस्पायर्ड फ्रॉम ईच इंस्पायरेटरी पोजीशन।
तो जो मैक्सिमम हवा हम खींचते हैं ना, ये है जो इंस्पायरेटरी पोजीशन से, तो मैक्सिमम हवा हम खींचते हैं उसी को ही इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम बोला जाता है। आई थिंक ये इंग्लिश एंड हिंदी दोनों के लिए कवर हो गया है। एंड ऐसे ही एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या होगा, तो एक्सपायरेटरी मीन्स जब एक्सपायरेटरी पोजीशन से हम मैक्सिमम हवा बाहर निकाल देते हैं, जस्ट अपोजिट हुआ ना उसका। इंस्पायरेटरी में क्या था, इंस्पायरेटरी पोजीशन से जितनी मैक्सिमम हवा हम अंदर लेते हैं, अपने सिस्टम के अंदर लेते हैं, तो उसको इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम बोलते हैं। एंड एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जस्ट इसका उल्टा है कि एक्सपायरेटरी पोजीशन से जितनी हवा हम बाहर फेफड़ों से निकाल देते हैं उसको ही एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम बोला जाता है। ठीक है, आई थिंक अभी तक हमने टाइडल वॉल्यूम क्या था कि नॉर्मल जब हवा हम खींचते हैं जो ग्राफ बनता है उसको टाइडल वॉल्यूम बोलते हैं, है ना। एंड इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी पोजीशन से जितनी हवा हम अंदर खींचते हैं उसको इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, और एक्सपायरेटरी में जितनी हवा हम बाहर एक्सपायरेटरी पोजीशन से निकाल देते हैं उसको एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम बोलते हैं। अब यहीं पे रेजिडुअल वॉल्यूम ले लेते हैं। नेक्स्ट, रेजिडुअल वॉल्यूम क्या है, मतलब जितनी हवा बाहर निकालने के बाद भी हमारे लंग्स में बच जाती है ना, उसी को ही हम रेजिडुअल वॉल्यूम बोलते हैं। सो सिंपल है, मतलब ये देखो यहाँ तक तो हमने हवा खींची थी और यहाँ तक बाहर निकाली थी। अब ये जो पोर्शन क्या बचा है, हवा बाहर निकालने के बाद जो पोर्शन बचा है उसी को तो रेजिडुअल वॉल्यूम बोला गया है। सिंपल है, ठीक है। तो डेफिनेशन कैसे लिखेंगे कि मैक्सिमम, हिंदी वालों के लिए बता रहा हूँ कि मैक्सिमम हवा बाहर निकालने के बाद जो हवा हमारे लंग्स में बच जाती है उसको ही रेजिडुअल वॉल्यूम बोला जाता है। ठीक है, तो अभी हमने 1 2 3 4 टर्म यूज कर ली। ठीक है, आई थिंक चारों आपको समझ में आ भी गई होंगी। ठीक है, अभी नेक्स्ट, तो नेक्स्ट में क्या है, नेक्स्ट में है वाइटल कैपेसिटी। 5वें नंबर पे हम रख लेते हैं वाइटल कैपेसिटी। अब आप लोगों को ग्राफ से ही समझ में आ रहा होगा कि वाइटल कैपेसिटी है क्या। वाइटल कैपेसिटी जैसे इस एरिया से इस एरिया के बीच में है। ठीक है, वैसे बोला जाए तो IRV प्लस ये VT प्लस ERV, ठीक है, यही तो है, तीनों आ गए ना, ये IRV आ गया, यहाँ पे VT आ गया और ये यहाँ पे, यही वाइटल कैपेसिटी है। बस इसको डेफिनेशन में कैसे डालेंगे, डेफिनेशन में डालने के लिए ये आएगा कि मैक्सिमम जो एयर है ना बाहर फोर्सफुली बाहर निकाली है लंग से, फॉलोड बाय इंस्पायरेटरी, मैक्सिमम इंस्पायरेटरी वॉल्यूम। समझ में नहीं आया होगा, एक बार और बता देता हूँ। तो ये देखो क्या है, ये मैक्सिमम हवा यहाँ से बाहर निकल गई, ठीक है, क्योंकि ये पोर्शन भी शामिल है ना इसमें, यहाँ से ये बाहर निकल गई और फॉलोड बाई मतलब इसके बाद में, मतलब जैसे हमने एक लंबा सांस खींच के, मतलब पूरी हवा भर ली और लंबा सांस खींच के ही निकाल दिया। यहाँ से, एक मिनट, यहाँ से हमने सांस लेना शुरू किया और यहाँ से हमने मैक्सिमम सांस निकाल दिया, तो यही तो ग्राफ बना है, यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको ही वाइटल कैपेसिटी बोलते हैं, है ना समझ में। अब डेफिनेशन कैसे लिखेंगे कि मैक्सिमम एयर एक्सपेल्ड, फोर्सफुली आएगा इसमें, फोर्सफुली एक्सपेल्ड फ्रॉम लंग्स फॉलोड बाय इंस्पायरेटरी रिजर्व, इंस्पायरेटरी स्ट्रोक, ये बोल सकते हैं हम। ठीक है, ये पोज करके ना आप लोग इसको सीख लेना, देखते जाना, अदरवाइज वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो मैं एक ही बार बोलूँगा, वैसे मैंने 1-2 बार बता दिया है, तो आप वीडियो ना पोज करके सीख लेना जहाँ पे समझ में ना आए। तो आई थिंक वाइटल कैपेसिटी भी समझ में आ गया है, या फिर हम डायरेक्ट ये भी लिख सकते हैं कि IRV, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन मिलके वाइटल कैपेसिटी बनाता है। ठीक है, गुड। और वाइटल कैपेसिटी को ये देखो, ये तो सेम है ना, यहाँ पे इंस्पायर्ड वाइटल कैपेसिटी बोल दिया,
तो वो इसको इंस्पायर्ड वाइटल कैपेसिटी भी बोला जा सकता है, क्योंकि इसमें यही है ना कि फोर्सफुली जो हवा निकाली गई है फॉलोड बाय इंस्पायरेशन पीरियड, ठीक है, तो उसी को ही वाइटल कैपेसिटी बोला गया है। ठीक है ना, गुड। हाँ, तगड़े बंदे हो आप लोग, सीख जाओगे सब। ठीक है, अब एक टर्म और कौन सा बचा बीच में? सब हो गया ना हमारा। इसमें बचा इंस्पायरेशन कैपेसिटी, ये बचा आई थिंक, है ना? यस यस। तो इंस्पायरेशन कैपेसिटी ग्राफ में देख लेते हैं, यहाँ से यहाँ वाला पोर्शन है ना, इंस्पायरेशन कैपेसिटी यही है ना। तो इसको डेफिनेशन में कैसे देखेंगे हम? अब डेफिनेशन बना लेते हैं इसकी। ये वाला बताया था ना जो ये एक्सपायरेटरी लाइन है नीचे वाली, तो एक्सपायरेटरी लाइन से हवा निकाली गई है इंस्पायरेटरी लाइन तक, तो मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी इंस्पायर्ड, इसमें लिखेंगे मैक्सिमम जो हवा का वॉल्यूम है जो हम अपने अंदर खींच रहे हैं वो है एंड पोजीशन तक। ये एंड पोजीशन थी ना यहाँ तक, तो जितना वॉल्यूम आया ना हमारे लंग्स में उसी को ही आईसी इंस्पायरेटरी कैपेसिटी बोला जाता है। ठीक है, अगर इसके ऊपर से ही होता तो वो रिजर्व कैपेसिटी हो जाता ना, इंस्पायरेटरी रिजर्व कैपेसिटी ये वाला हो जाता। ठीक है, ये वाला। तो अभी यहाँ पे इन दोनों में क्या फ़र्क हुआ? ये वाला था इंस्पायरेटरी लाइन से और ये वाला था एक्सपायरेटरी लाइन से, तो इंस्पायरेटरी कैपेसिटी हो गया वो, मतलब पूरी कैपेसिटी दिखा दी उसने। ठीक है, एंड अभी क्या होता है अपना फंक्शनल रेजिडुअल वैल्यू। ठीक है, फंक्शनल रेजिडुअल वैल्यू क्या है? ग्राफ में ही देखो, ग्राफ में ही पता लग जाएगा। ग्राफ से ही बता रहा हूँ मैं भी, और मैं भी कुछ ऐसा ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, ग्राफ में देख के ही समझ में आ रहा है। अब FRC क्या है? फंक्शनल रेजिडुअल वैल्यू, यहाँ से यहाँ तक का। अब इसमें क्या क्या कवर हो रहा है? ERV हो रहा है एंड रेजिडुअल वैल्यू। ठीक है ना, बस ऐसे लिख सकते हैं। अब इसका डेफिनेशन क्या बनाएंगे हम? डेफिनेशन बनाएंगे द वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग्स एट द एंड ऑफ नॉर्मल एक्सपायरेशन। अब यहाँ से हवा निकाल दी बाहर और जितनी हवा बची है, यहाँ तो बची है हवा, उसको ही हम फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी बोलेंगे। कैपेसिटी में है जो बची हुई होगी वो होगी कैपेसिटी में। ठीक है, आप वीडियो पॉज करके देख लेना, बार बार सुन लेना। ठीक है, अब लास्ट टर्म बती टोटल लंग कैपेसिटी, TLC बोलते हैं, टोटल लंग कैपेसिटी। अब टोटल लंग कैपेसिटी यहाँ से यहाँ ये सारा एरिया शामिल कर दो, सब कुछ आ जाता है इसमें टोटल लंग कैपेसिटी में। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन कैसे बनाएंगे हम टोटल लंग कैपेसिटी की? द वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेन्ड इन द लंग एट द एंड ऑफ मैक्सिमम इंस्पायरेशन। ठीक है, मैक्सिमम इंस्पायरेशन ये हुआ एंड टोटल क्या बोल रहे? द वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेन्ड इन द लंग्स एट द एंड ऑफ मैक्सिमल इंस्पायरेशन। जब हम मैक्सिमम हवा खींच लेंगे ना और लंग्स में वो हवा जितनी कैपेसिटी में आएगी उसको ही टोटल लंग कैपेसिटी बोला गया है। या इसको हम TLC, अगर ये टर्म आए ना तो इसको हम लिख देंगे, ये सारे हैं, IRV है, ठीक है, RV है, रेजिडुअल वॉल्यूम भी है इसमें, ठीक है, EXRV भी है एंड TV भी है। इन तीनों को मिला के ये थोड़ा याद कर लेना। ठीक है, उसको ही टोटल लंग कैपेसिटी बोला गया। आई थिंक मैंने तो काफ़ी ट्राई किया समझाने की, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स, इतना ही था इस वीडियो में। आप लोगों को वीडियो कैसा लगता है? मैं ट्राई तो करता हूँ आप लोगों को समझ में आ जाए, तो कैसा लगता है ये कमेंट में आप पक्का बता दिया करो। थैंक यू।